डेथ और रीबर्थ के बीच में क्या होता है? हायर सेल्फ बैठता है, आपकी सोल बैठती है, पूरा रिकैप दिखाया जाता है। क्या ऐसा होता है कि कुछ लोग बस इसीलिए पैदा होते हैं ताकि वो अपने ख़ानदान का कोई पुराना पैटर्न ब्रेक कर सकें? हाँ आते हैं, मगर मज़े की बात पता है क्या है कि वो खुद भूल जाता है कि मैं क्यों आया था। अगर हम बिना जाने जैसे अपने पुरखों का दर्द कैरी कर रहे होते हैं, तो क्या सेम चीज़ हम वो अपने बच्चों में भी ट्रांसफ़र करते हैं? आपको वसीयत मिलती है, आपको वसीयत में घर मिलता है, आपको वसीयत में बहुत सारी प्रॉपर्टी मिलती है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि आपको वसीयत में उनका पेन भी मिलता है, उनके अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स भी मिलते हैं। तो आप बहुत बार ऐसा देखोगे कि जहाँ आपके फादर को कुछ नहीं मिला, आप उसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो। अगर हमने किसी के साथ पिछले जन्म में कुछ गलती करी हो, तो क्या यूनिवर्स हमें इस जन्म में उससे मिलने का और उससे माफ़ी मांगने का वापस से मौका देता है? कोई चांस बिल्कुल, मिलता है हमें? हमें चांस नहीं मिलता। वेलकम यू ऑल टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट विद ऋषि झा। और आज हमारे साथ हैं अनु चौधरी मैम। हाय मैम, हेलो, कैसे हो आप? मैं एकदम ठीक कैसा हूँ। लग रहा है ऋषि झा के साथ शो करके? बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम फुली एक्साइटेड। फुली एक्साइटेड। मैम, आपके बारे में मैं तो बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन आप अपने बारे में दें। हाँ जी। ये जो मेरी अध्यात्म की यात्रा है, जो जर्नी है, ये बहुत पहले शुरू हो गई थी। आप कह सकते हो जब मैं 17 साल की थी, ज्योतिष में मेरा बहुत इंटरेस्ट था। पर जो रियलाइजेशन है कि मैं इस पर्पस के लिए बनी हूँ, वो मुझे 2020 कोविड में हुआ, जब मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों की मदद की जो बहुत स्ट्रेस में थे और बीमार थे, हीलिंग की ज़रूरत थी। वो मैंने शौकिया किया था, मगर फिर उसके बाद में देयर इज़ नो लुक बैक और मैं इस फील्ड में टोटली आ गई। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा। 30 साल का ज्योतिष का अनुभव था, फिर साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे फैमिली कॉन्स्टलेशन, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, टैरो कार्ड, अपने टैरो बनाना, चक्रा हीलिंग, फिर मैं इसी फील्ड में खो गई। तो कैसे स्टार्ट हुआ था? मतलब आपने कहा कि 17 ईयर ऑफ हाँ, एज के जब आप थे, तब से आप इन चीज़ों को तब प्रैक्टिस वो कर रहे हो? इंटरेस्ट था बहुत, जैसे नेचुरली अट्रैक्ट करता था ज्योतिष मुझे। और 2020 में स्पेशली क्या हुआ कि उस टाइम मैं भी पर्सनल बहुत सारे प्रॉब्लम से गुज़र रही थी और मेरे आसपास लोग भी गुज़र रहे थे। तो मैंने अपना जो मेडिटेशन है बहुत स्ट्रॉन्ग किया, बहुत सारा ज्ञान फॉर्मली तब मैंने लिया, पढ़ाइयाँ करी, और फिर मुझे पता चला कि ये फील्ड ही मेरा पर्पज़ है। और जब लोग कहते थे आपकी वजह से ऐसा हो गया, हम ठीक हो गए, हमारा ये काम हो गया, तो मुझे शुरू में पैसे का कोई लालच नहीं था, ऐसे ही शौक़ में किया था। मैं जॉब कर रही थी, तो उससे मुझे बहुत बहुत आत्मसंतुष्टि महसूस हुई और लगा इसी लाइन को आगे लेके जाना चाहिए। और उसके बाद में मैंने अपने टैरो कार्ड बनाए, साइकोलॉजी की फील्ड से टोटली मैं स्पिरिचुअलिटी में स्विच हो गई। मैम, आपने कहा कि ना कि आपके आसपास आपने चीज़ों को देखा, आपको इंटरेस्ट आया जब आप 17 ईयर्स की थी, है ना? तो वो 17 साल की अनु ने क्या ऐसा देखा था अपने आसपास जिसने एक्चुअली इंटरेस्ट पैदा कर हाँ दिया इस जी, फील्ड के लिए? एक्चुअली क्या है, हमारे फैमिली के एक ज्योतिष हुआ करते थे, और जब वो कुंडलियाँ लेके बैठते थे और बताते थे, तो मुझे लगता था इतना सटीक कोई कैसे बता सकता है। और उसको जानने की वो जो मेरे में क्यूरियोसिटी थी, उस जागरूकता ने ही, जो है आप कह सकते हो कि ये कुछ है, इसको जानना है, उसने ही इस फील्ड की तरफ मुझे धकेला। तब मम्मी को या फिर मेरे पापा को ये फील्ड बिल्कुल समझ नहीं आती थी, तो वो बहुत चाहते थे कि ये इससे दूर हो जाए। तो मैंने इंग्लिश में करा, साइकोलॉजी में करा, पर अल्टीमेटली मुझे यहीं जो मेरा कह सकते हो जीवन का ध्येय था या लक्ष्य था, वो मुझे मिला। और जो संतुष्टि आज मुझे मिलती है, वो मुझे कभी भी जीवन में अनुभव नहीं हुई। तो एस्ट्रोलॉजिकली आपके चार्ट में क्या ऐसी चीज़ थी हाँ जो जी, 2020 में आपने ये प्रैक्टिस शुरू करी? देखो 20 में मेरा शनि का महादशा ख़त्म हो रहा था, और मेरे चार्ट में जो 8 नंबर, 12 नंबर और 4 नंबर, जो कि आपके जल तत्व की राशियां हैं, साथ साथ ये आपके धर्म भाव है, वहाँ पर ग्रह ही ऐसे बैठे थे। मीन राशि में गुरु का होना,
या फिर कर्क राशि में शनि का होना, तो अपने आप ये बदलाव आया और मैं जो मेरे लिए बना था मैं उस फील्ड में आ गई। और ये जो नाता है ज्योतिष से या इस अध्यात्म से, इस जन्म का नहीं है, ये जन्मों जन्मों का है, वो भी मेरी कुंडली बताती है। ओके मैम, पास्ट लाइफ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करो ब्रीफ में। देखो, जो ज्योतिष मानते हैं या जो आपने कहा कि अक्कल वो में, पीछे के कर्म कुछ हाँ, ऐसे थे जिसकी वजह से बिल्कुल आप बिल्कुल इस फील्ड में बिल्कुल। हो आज। तो वहाँ मेरा कुछ ये अध्यात्म अधूरा छूटा था जो मुझे इस जन्म में पूरा करना था। और जो भी हम पास्ट लाइफ को मानते हैं, ऋण बंधन को मानते हैं, इस फील्ड के मिरेकल्स, चमत्कार वही लोग देख सकते हैं। क्योंकि जब मैंने अपना चार्ट पढ़ा या मैं लोगों का चार्ट पढ़ती हूँ, तो जो आंसर्स हमको, जो छुपे हुए जो ये गूढ़ ज्ञान है, आंसर मिलते हैं, वो नॉर्मल एकदम लॉजिकल माइंड रखने वाला इंसान नहीं समझ सकता। तो वहाँ से ही मुझे ये लगा कि हाँ, ये तो मेरे को पहले से ही करना था। क्योंकि जो मेरा 8वां भाव है वो अकल्ट का भाव होता है, और मीन राशि में वहाँ गुरु का बैठना अपने आप में बताता है, गुरु अध्यात्म के ही देवता हैं, कि आपको जाना अध्यात्म में है। तो वही कन्वर्ट हुआ धीरे धीरे, थपेड़े खा के और बहुत सारे प्रोफेशन करके हम हमारी जो कहते हैं उस पे लक्ष्य पे पहुंच ही गए। मैम, पास्ट लाइफ सही में होता है? पास्ट लाइफ जैसे मैंने कहा, आप हमने तो लाइव एग्जांपल देखे हैं। पास्ट लाइफ में लोगों के रिश्ते ख़राब होते हैं, पास्ट लाइफ हीलिंग करते ही ठीक हो जाते हैं। लोगों के पैसे रुके होते हैं, पास्ट लाइफ करते ही ठीक हो जाते हैं। हर एक इंसान कोई लक्ष्य लेके आता है, और जो आपकी पत्री होती है, वो जो आपने पास्ट लाइफ में कर्मा किए हैं, उसका रिपोर्ट कार्ड होती है। आपने जिस ग्रह के लिए अच्छा किया है, वो वाला जो है ग्रह आपकी पत्री में अच्छा बन के बैठेगा। और जिस ग्रह से रिलेटेड आपने बुरा काम किया है, तो वही आपका नीच का या फिर डेबिलिएटेड होके या फिर अपनी नीच राशि में बैठेगा। तो आपको उसी ग्रह को ठीक करने के लिए अपना जो लक्ष्य है, अगर आप समझ लें कार्ड अपना ये पत्री पढ़ के, तो आपके लिए आसान हो जाएगा कि ये जो हम ऋणों बंधन की वजह से इस जीवन में दुख सह रहे हैं, उसको हम अपनी उस ग्रह को ठीक करके उस चीज़ से निकल सकते हैं। तो पास्ट लाइफ होती है, 100% होती है। तो वो मीन्स सोल जो होता है वो कैरी फॉरवर्ड होता है? देखिए, सोल आत्मा जो होती है, एक हमारी हायर सेल्फ है, या फिर हमारी सोल कैसे, आटा जैसे हम गूंथ देते हैं तो आटा है, उस आटे के आप रोटी बनाते हुए पेड़े बनाते हो, तो वो जो पेड़े होते हैं वही आपके सारे सोल ग्रुप होते हैं। सोल आती है, अपना काम करती है, चली जाती है। लोगों का ये मानना है कि आत्मा वापस नहीं आती, आत्मा मतलब मरती नहीं है। आत्मा को नेक्स्ट वर्क मिलता है, पढ़ाई करती है वो अपनी। तो अब आपने सीख लिया कि इस जन्म में प्रेम कैसे करना है। एक और बात मुझे आपको बतानी है कि जो दूसरा जन्म होता है, माइंड के थ्रू होता है, आत्मा के थ्रू नहीं होता। माइंड की एक मेमोरी होती है, और वही मेमोरी लेके आप दोबारा जन्म लेते हो, और वो आपके सबकॉन्शियस में जाती है। सबकॉन्शियस की जो आखिरी परत होती है। सो एक और बात मुझे, जब आप पुनः जन्म की बात कर रहे हो, तो ये बतानी है कि आत्मा तो अपने सोल ग्रुप में वापस चली जाती है, मगर जो बीच में रह जाता है वो आपकी मेमोरीज़, जो आपका माइंड है वो रह जाता है। आपको जितनी तकलीफ़ें हुई हैं, आपको जो भी खुशियाँ मिली हैं, सब उसमें स्टोर्ड हैं। और जब आप नया जन्म लेते हैं, तो वो सबकॉन्शियस माइंड के रूप में आपके साथ वापस आता है, क्योंकि माइंड की जर्नी अभी पूरी नहीं हुई है। हम बार बार जन्म क्यों लेते हैं? क्योंकि जैसे आप पढ़ने जाते हो स्कूल में, वैसे ही हम, जो आत्मा है वो बार बार आती है इस स्कूल में पढ़ने के लिए, और एक्सपीरियंस करता है वो माइंड, जो वापस अटैच होता है और वो सारी मेमोरीज़ रखता है। इसीलिए किसी इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, कई बार आप देखते हो बिना बात पानी से डरने लगता है, फोबिया हो जाते हैं, क्योंकि वो उसने पिछले जन्म में सब सहन किया हुआ होता है, एक्सपीरियंस किया हुआ होता है। जैसे ही उस पर फोकस जाती है, जैसे ही आपका उस चीज़ पे ध्यान जाता है, तो वो वापस आपको ट्रिगर हो जाता है। तो माइंड का नया जन्म होता है, सोल जो है ऊपर जाती है वापस, मगर माइंड अटका रहता है। ओके, तो मेरे ख्याल से ना, मतलब जो कॉन्शियस माइंड है हमारा, वो भी हमारे साथ वापस आना चाहिए। क्योंकि पीछे हमने क्या किया, एक्सपीरियंस क्या हुआ हमारे साथ, क्या नहीं ना। यही तो मज़े की बात है कि कॉन्शियस माइंड कुछ नहीं जानता। कॉन्शियस माइंड लीडर ज़रूर है सबकॉन्शियस का,
मगर कराता सब कुछ सबकॉन्शियस है, और सबकॉन्शियस में आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी रहती है। इस जन्म में भी जो चीज़ आपने सीखी और हमेशा स्टोर रहेगी, वो कॉन्शियस में नहीं, सबकॉन्शियस में जाएगी। और जो आपका पिछला जन्म है वो आखिरी सतह है सबकॉन्शियस माइंड की, और उसकी आप कह सकते हो कि डिक्शनरी सबकॉन्शियस माइंड की बहुत ज़्यादा है। आपको सब पता है, बस उस चीज़ पे आपका ध्यान जाना चाहिए। तो जब हम पास्ट लाइफ हीलिंग करते हैं, कई बार हम टैलेंट लाइफ पे जाते हैं और इंसान का टैलेंट वहाँ से जगा देते हैं कि आपका ये टैलेंट है, आपने ये पास्ट लाइफ में सीखा था, और वो जैसे ही उसका जगता है वो उस फील्ड में बहुत अच्छा काम करने लगता है। और ये मेरा खुद का अनुभव है, क्योंकि जब मैं साइकोलॉजी की लाइन में थी तभी मैंने ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया और ये टैलेंट लिया था हीलिंग का पास्ट लाइफ से। तो बहुत प्रैक्टिकल मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। ओके मैम, क्या ये सच है कि हमने पहले भी जन्म लिया है? हाँ जी, हम दूसरे जन्म हमारे बिता के आए हैं। ये एक पढ़ाई की तरह है जो चलता रहता है, और जब तक आप उसमें पूरा जो है अच्छे से हासिल नहीं कर लेते, आप बिल्कुल रियलाइजेशन पे नहीं पहुंच जाते, आपको बार बार जन्म मिलता है और आप पढ़ाई उसकी करते रहते हो। अगर आपने किसी का मन दुखाया है पिछले जन्म में, तो इस जन्म में आपका मन कोई दुखाएगा, और ये जब तक हमारे लेसन पूरे नहीं होंगे, ये कार्यक्रम बार बार जन्म लेने का चलता रहेगा। तो हम लोग कैसे इससे आज़ादी कैसे पा सकते हैं? ये आज़ादी अध्यात्म का रास्ता पकड़ के, है ना। जैसे मैंने कहा, कुंडली में आपका सारा पिछले जन्म का सब हमें ज्ञान मिल जाता है। तो आप अगर ये जान जाते हैं कि ये काम मैंने अधूरा छोड़ा था पिछले जन्म में, उसको आप पूरा कर लेते हैं, और उससे ज़्यादा मतलब आपको जो सीखना है वो सीख जाते हैं, तो फिर मोक्ष मिलता है। मगर मोक्ष आसानी से नहीं मिलता, आपको वो याद ही नहीं आता कि मैं क्या काम अधूरा छोड़ के आया हूँ और मुझे क्या नहीं करना है इस जन्म में। हम वही चीज़ करते हैं जो हमें नहीं करनी होती है। ये जो कुछ बच्चे बिना वजह के बहुत ज़्यादा डरते हैं, इसका कोई कनेक्शन पास्ट लाइफ से होता है क्या? कोई बच्चा अगर एक्सट्रीम फियर फील कर रहा है जो एबनॉर्मल है, इस जन्म में नहीं ऐसी कोई बात है कि उसे डरना चाहिए, तो आपको समझ लेना चाहिए कि पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है, उसकी वजह से जो उसके फियर है सबकॉन्शियस में स्टोर्ड है। और फिर एक अच्छे हीलर के पास या एक अच्छे ज्योतिष के पास जाके उसको समझ के उसका निदान कराना चाहिए। अगर हम एक बार इंसान बन गए तो क्या हम वापस जानवर भी बन सकते हैं? देखिए, अमूमन ऐसा होता नहीं है, पर अगर कोई बहुत ही गलत कर्मा कर ले, मतलब आपको एनिमल का बर्थ तभी मिलेगा ना जब आपने कुछ गलत किया होगा, आप अपना ट्रैक भूल गए, आत्मा कुछ सीखने आई थी, वो सीखी नहीं, और उसने और ऐसा अपराध कर दिया, मर्डर कर दिया, या कोई ऐसी चीज़ें कर दी जो कि हम सही नहीं मानते, जिसे हम सिन मानते हैं या पाप मानते हैं, तो उसका वापस जन्म, वापस से वो पशु योनि में जा सकता है, वापस एनिमल फॉर्म में आ सकता है। तो पशु योनि होना गलत है क्या? पशु योनि होना गलत नहीं है, मगर पशु की जो पीड़ा है वो आपको नहीं समझ आती, वो उसी को समझ आती है। और ये एक इवोल्यूशन है, ग्रोथ है। मतलब आप एक वानर थे, फिर आप इंसान बने, तो ये इवॉल्व हुए ना। हाँ हाँ। तो वैसे इवोल्यूशन ज़रूरी है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि पशु का जीवन बेकार होता है। बहुत सारे ऐसे पशु हैं जो बहुत अच्छा लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, या उनको बहुत अच्छी लग्जरी मिल रही है, मगर उनका दुख उन्हीं को पता है। तो ऐसा होता है, अगर पशु योनि से आप मनुष्य योनि में आते हैं तो एक अच्छी बात है, आपकी आत्मा इवॉल्व हुई है। मगर आप इंसान से पशु बनते हैं तो आपका जो है ना डिमोशन हो रहा है, आप पढ़ाई में फेल हुए हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि जिसको ये भाग्य मिल जाए पशुपति नाथ के दर्शन करने का, उसका दोबारा पशु वाला जन्म होता नहीं है। मगर उसके लिए भी एक अच्छा कर्मा करने होते हैं, आप ऐसे ही कोई जगह के जाके दर्शन नहीं कर सकते। एक पशु मैम क्या गुनाह कर सकता है? पशु कोई गुनाह नहीं करता, उसके पिछले जन्म के गुनाह होते हैं कि उसको ये योनि मिली है। तो इस जन्म में वो क्या ऐसा करेगा वो अपने जिससे आप वो देखो क्या इंसानों होता की योनि में हाँ, वापस आ सके? तो कहते यही हैं कि जो डॉग्स होते हैं वो उनका आखिरी बर्थ होता है, फिर वो इंसान बनते हैं। तो अच्छा तो वो करते करते ही होगा, उसमें रियलाइजेशन होगी, उनकी भी एक जर्नी होती है जैसे इंसानों की एक जर्नी होती है। जब उनका करिकुलम पूरा हो जाता है सीखने का, तो वो इंसान बन जाते हैं। नेक्स्ट बर्थ हमारा क्या होगा
ये हम खुद डिसाइड करते हैं या यूनिवर्स, या बस ये कर्मा का खेल है? आपको हैरानी होगी ये जान के कि इसका डिसीजन हम खुद ही लेते हैं। आप वापस जाते हैं, एक कॉन्फ्रेंस की तरह वहाँ पर आपका हायर सेल्फ बैठता है, डिवाइन प्लानिंग होती है। हायर सेल्फ आपको समझाता है, जैसे एक स्कूल में टीचर नहीं समझाता कि तुमने इस जन्म में ये किया, देखो अब तुम्हें ये सीखना है, अब इस हिसाब से अपना घर, अपना देश, अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने पार्टनर सब चुनो और जाओ, ये सीख कर आओ। मान लो किसी ने सिर्फ नफ़रत की है उस जन्म में, तो वो कहता है अब तेरे को सिर्फ नफ़रत सीखनी है, कि नफ़रत तूने दे दी, अब तू नफ़रत लेना सीख। तो उसको जीवन में ऐसे ही लोग मिलेंगे कि वो करे जा रहा है उनके लिए, मगर उसको रिटर्न में अच्छा नहीं मिल रहा है, या उसको अच्छा करने के बाद भी नफ़रत मिल रही है। मैम ये तो फंसने फंसाने वाली बात होगी कि एक तो हमें पता नहीं होता है कि हम पुनर्जन्म में आए हैं या किसी स्पेशल पर्पस से आए हैं, और हम तो फिर से जी के फिर से चले जाते हाँ, हैं। तो ऐसा अमूमन तो ये होता ही है। अवेयरनेस कैसे आएगा इंसानों के बीच में कि भाई उसका पर्पस क्या है ना? अभी मैंने फ़िलहाल कुछ सालों में ये देखा है कि लोग जागरूक हो रहे हैं। उनको ये जानना है कि मैं किस पर्पस के लिए इस दुनिया में आया हूँ। और पहले हमारे पास लोग आते थे सिर्फ ये जानने के लिए कि मुझे ये कष्ट क्यों हो रहा है, मुझे पितृदोष है, काल सर्प दोष है, पर अब वो ये जानना चाहते हैं कि मैं क्या करने आया हूँ यहाँ पर। तो जब आप अपने पर्पस के पीछे पड़ जाओगे, जानोगे, तो आपने क्या गलत किया है उसको रियलाइज़ करते हो। जब हम हीलिंग करते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, या फिर फैमिली कॉन्स्टलेशन में भी मैं पास्ट लाइफ करती हूँ, तो हम यही दिखाते हैं कि देखो ये व्यक्ति तुम्हें इसलिए परेशान कर रहा है क्योंकि तुमने इसका मर्डर किया था पिछले जन्म में। अब वो तुम्हें देखते ही उसका खून खौल जाता है और तुम कुछ नहीं कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, तो भी वो तुमसे नफ़रत कर रहा है। तो जब आप रियलाइजेशन, अध्यात्म की तरफ जाके या मेडिटेशन करके, जो आप वो पॉज बटन है जो आप मेडिटेट करके ध्यान लगाते हो, भीतर जाते हो और आपको अपनी पास्ट लाइफ का भी ज्ञान होता है, या आप किसी ऐसे ज्ञानी के पास जाके एस्ट्रोलॉजी दिखाते हो जो आपका पास्ट लाइफ बता के कह सकता है कि अच्छा तुम्हारा मंगल नीच का है, तो इस जन्म में ध्यान रखना कि तुम्हें भाइयों के लिए बहुत करना है, क्योंकि मंगल भाई का कारक है। तुमको अपने गुस्से पे बहुत कंट्रोल रखना है, अगर तुमने गुस्सा किया तो तुम्हारा जीवन फिर बेकार हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें सीखने के लिए लोग आजकल जागरूक हो रहे हैं। पहले सिर्फ चाहते थे कि मेरी ये प्रॉब्लम है, सॉल्व कर दो, अब ये कहते हैं कि क्या ब्लॉक है वो बताओ, हमारी लाइफ का पर्पस हमारे को क्यों नहीं मिल रहा है। मैम देखो, अगर जैसे सनातन धर्म की बात करें ना, तो यहाँ पे तो फिर भी लोग ऐसे होते हैं कि थोड़ा बहुत अवेयर हैं, और कहीं ना कहीं उनके पास सोर्सेज हैं जो उनको अवेयर कर रहा है कि भाई तेरा पर्पस कुछ और है यहाँ पे आने का, तू किसी और काम के लिए आया था और तू शायद किसी गलत रास्ते पे जा रहा है। बट कुछ धर्म ऐसे भी हैं जहाँ पे उनको कुछ और ही सिखाया जा रहा है, भाई तू यहाँ पे बम बारूद चला, गोलियां बरसा, लोगों की जाने ले, तभी तू जन्नत में पहुँचेगा। तो ये दो अलग अलग साइंस हैं। तो देखिए, जो ऐसा कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनको ये रियलाइजेशन नहीं होना। उन्होंने जन्म क्यों लिया है? क्योंकि उनको यही करना है, उन्होंने ये सहा है पिछले जन्म में, तो उनके पूरा जीवन निकल जाएगा। उनको रियलाइज़ नहीं होगा कि लव एक पावर है और वॉर कोई सल्यूशन नहीं है। मगर यही लोग आएंगे जो नेक्स्ट जन्म लेंगे और लोग इनको मारेंगे। अभी आपने देखा विमान दुर्घटना, सब एक साथ जल गए, सब में सनातनी भी थे, बहुत सारे अच्छे लोग भी थे। ये वही लोग हैं जो पिछले जन्म में टेररिस्ट थे, जो पिछले जन्म में बेवजह लोगों को जला के आए थे। तो ये तो साइकिल है। अभी इस जन्म में आपको नहीं पता चल रहा तो अगले जन्म में पता चलेगा। पर लोग यहाँ कह के हमें रोक देते हैं कि आपको क्या पता जन्म होता है या नहीं होता, और ये इसी जन्म को देख लें तो बहुत है, कौन पास्ट लाइफ में जाए। मगर हमने चमत्कार होते देखे हैं, इधर पास्ट लाइफ हीलिंग की, उधर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। तो जो ऐसा कर रहे हैं, मार रहे हैं या मानते नहीं हैं, उनको अगले जन्म भोगना पड़ेगा। उनको मतलब हम लोग अवेयर कैसे करा सकते हैं? या देखो, मुझे कुछ ऐसा सिस्टम बताओ जिससे आदमी रियलाइज़ कर पाए कि हाँ पास्ट कर्मा कुछ होता है
और इस बार जो जो उन्होंने जन्म लिया ना, उसके पीछे उनका कुछ और पर्पस है। ये उनको रियलाइज़ हम कैसे करा सकते हैं कुछ? देखिए, कई लोगों की तो पत्री में ही लिखा है कि आपको रियलाइजेशन नहीं मिलेगा, आपको यही करना है, आपको गुस्सा दिखाना है, आपको लड़ना है। मगर अगर आपको कोई गुरु अच्छा मिल जाए, या सच में आपकी माता या पिता के रूप में आपको ऐसे लोग मिल जाएं जो आपको सही राह दिखा सके, तो हो सकता है। नहीं तो ये गुमराह रहना या फिर ऐसी चीज़ों में पड़े रहना, रियलाइज़ नहीं होना, ये भी वो लिखवा के आए हैं। इसका कोई सल्यूशन एज सच नहीं है जब तक आप उसे भोगोगे नहीं। अगर किसी ने आपके हायर सेल्फ ने ये लिख के आपको भेज दिया कि तुम्हें ये भोग के आना है, तुम्हें 50 लोगों को मारना है क्योंकि 50 लोगों ने मिलके तुम्हें मारा था, फिर वो साइकिल चलती रहेगी। पर कहीं ना कहीं जब आप जागरूकता में आ रहे हैं, या आप किसी ऐसे, आपने इतने अच्छे कर्म कर लिए कि आप खराब हैं, मगर आपने जो है किसी चींटी को आटा दे दिया, या आपने पशुओं की सेवा कर दी, बेजुबान की सेवा कर दी, अनजाने में ही अच्छे कर्म कर दिए, तो आपको कोई ना कोई आपके गुरु के रूप में या आपको इस रास्ते पे धकेलने वाला ज़रूर मिलेगा। हम ये कैसे समझे कि ये इमोशन हमारा है ही नहीं, बल्कि ये पिछले जन्म का बचा हुआ कोई हिसाब है जो हम ये चुकता कर रहे हैं? तो कई बार क्या होता है कि आपकी मृत्यु कहीं डूबने से हुई है, एग्जाम्पल से समझा रही हूँ। तो आप मुंह धो रहे हो, ऐसे लोग आए हैं मेरे पास, आप पानी से मुंह धो रहे हो और उस पानी से ही आपको डर लग रहा है। तो ये फियर कहाँ से आ रहा है? क्योंकि वो पिछले जन्म में डूब के मरा है, तो वो पानी देखते ही उसकी जो सबकॉन्शियस में, आप कह सकते हैं सेल्यूलर मेमोरीज़ हैं, जो कोशिकाओं में यादें रह जाती हैं, वो जागृत हो जाती हैं, और वो उसको देखते ही डरने लगता है, क्योंकि उसकी मौत डूबने से हुई थी। जला नहीं है, मगर किसी को ओसीडी है, बार बार हाथ धो रहा है। तो ये है तो साइकोलॉजिकल बीमारी, मगर हमने इसे पास्ट लाइफ से ठीक किया। क्यों बार बार हाथ धो रहा है? क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ में जलन हो रही है या मेरे हाथ में तकलीफ़ हो रही है। तो वो फियर जो है उसका पास्ट लाइफ से आया है, और अब उसको ऑब्सेशन है, वो करे जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें मतलब पास्ट लाइफ रिग्रेशन से ठीक हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती है, पर ये समझना पड़ेगा कि एक पास्ट लाइफ से होगी कि 3 पास्ट लाइफ से होगी। कोई पास्ट लाइफ एक नहीं होती। जब हमारी बहुत सारे ऐसे अनुभव है जो पास्ट लाइफ में बार बार हुए हैं, और वो इकट्ठे होके आपके एक साथ ट्रिगर हो गए, तो आप एक बार पानी का कोई एक्सीडेंट हुआ है आपके साथ पास्ट लाइफ में, दोबारा भी हुआ है। अब मेरे पास एक क्लाइंट थी, वो बहुत डरती थी पानी से, हमने हीलिंग करी, तो उसने मुझे मैसेज किया कि आपको पता है अभी मैं वहाँ पानी वाली जगह आई हुई थी गोवा में, और मैं सबसे पहले, आई वॉज द फर्स्ट वन हु डाइव्ड इन द वाटर। सो आई एम द पर्सन हु यूज्ड टू हेट इवन वॉशिंग माई फेस, बिकॉज पानी से मुझे इतना डर लगता था। मैम, पानी से मुझे भी डर लगता है। तो आपको फोबिया है। जब आपको डर लगता है बार बार उस चीज़ से जो मतलब नॉर्मल नहीं है, तो इसका मतलब कोई पास्ट लाइफ ज़रूर है जो जिसमें पानी और आपका कोई ऐसा कनेक्शन है जो अच्छा नहीं है। वो एसोसिएशन जो है वाटर के साथ फियर ला रहा है। जैसे कहीं पॉन्ड देखो या रिवर देखो ना, कई लोगों को हाइट से चक्कर आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वो कभी ऊंचाई से गिर के मरे हैं। जो आपकी डेथ होती है, वो आपकी, उसका जो डाइंग थॉट होता है वो आपके दिमाग में रह जाता है, और जैसे ही वो चीज़ सामने आती है तो आपको याद आती है, ओ ये तो मेरे साथ इतना बड़ा भयानक हादसा हो जाएगा, ऐसा हुआ था। मगर ये कॉन्शियस माइंड नहीं है, सब कॉन्शियस माइंड है। ऐसा क्यों होता है कि मतलब बार बार सेम टाइप के टॉक्सिक लोग हमारे लाइफ में आ जाते हैं? ये बस एक कोइंसिडेंस है या कोई कार्मिक कनेक्शन है ये? अगर आपकी लाइफ में कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो हो सकता है, अगर आप मैम टॉक्सिक रिलेशन से पहले एक्सप्लेन करो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टॉक्सिक रिलेशनशिप वो होता है जो आपको ग्रो नहीं करने देता, जो आपको कंट्रोल करना चाहता है, और हर हाल में आप कोशिश करते हैं कि इसको मैं खुश करूं, मगर वो खुश ही नहीं होता। तो आपकी ग्रोथ रोकने वाले, आपको आगे नहीं बढ़ने देने वाले, जो ब्लॉकेज की तरह आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जो बहुत गुस्सा करते हैं, बिना बात गुस्सा करते हैं, और आपको लगता है कि ये मेरा बहुत प्रिय है, पर वो आपको वैसा रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है। मगर फिर भी आप उसमें फंसे हुए हो, निकल नहीं रहे।
क्योंकि पास्ट लाइफ में उसके साथ आप टॉक्सिक पार्टनर बने हो या आपने सेम उसके साथ किया, अब आपको वो झेलना है, रिवर्स हुआ है। तो वो अननोइंगली क्या चल रहा है, रोल रिवर्स हो गया है। आपके पास टॉक्सिक पार्टनर है और पास्ट लाइफ में आप उसके टॉक्सिक पार्टनर थे। ठीक है, वापस अपने सवाल पे आते हैं। देखिए, लक नहीं है, ये कार्मिक साइकिल ही रिपीट हो रहा है। अगर कोई टॉक्सिक जना है या आपकी लाइफ में कोई इंडिविजुअल है जो आपको कंट्रोल कर रहा है या जो टॉक्सिक है, तो जनरली आप क्या करोगे, आप उससे दूर हो जाओगे। मगर पास्ट लाइफ का ये ऋणो बंधन है ना, आपको उसको रिटर्न करना है ना। आप उसके साथ इसी तरह का बिहेवियर पास्ट लाइफ में करते थे, तो ये टॉक्सिक जो रिलेशनशिप का पैटर्न है वो आपकी लाइफ में बार बार होगा। एक जाएगा, दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा आएगा, जब तक आप लर्न नहीं करोगे कि हाँ, किसी को परेशान करके या किसी को परेशानी दे के कैसा अनुभव होता है। तो ये आपकी कार्मिक साइकिल है। अगर हमने किसी के साथ पिछले जन्म में कुछ गलती करी हो, तो क्या यूनिवर्स हमें इस जन्म में उससे मिलने का और उससे माफ़ी मांगने का वापस से मौका देता है? कोई चांस बिल्कुल, मिलता है हमें? हमें चांस नहीं मिलता, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि मैंने इसके साथ बुरा किया था, अभी तो वो आपके साथ बुरा कर रहा है। तो आपके लिए कॉमन जो मैं आपको बता सकती हूँ कि एक फ्रेज़ है, उसको आप बार बार रिपीट करो तो आपके जो कार्मिक रिलेशनशिप्स हैं वो अपने आप आपसे दूर हो जाएंगे या ठीक हो जाएंगे। सो एक रिचुअल है होपनोपोनो, जिसे हम कहते हैं आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। हाँ, ये बहुत पावरफुल है, मैं बहुत जगह सुनता हूँ ये हाँ, चीज़। तो अगर आपका बॉस कर्मा है, आपका बॉस खराब है, बार बार ऐसा बॉस मिल रहा है जो आपको डोमिनेट कर रहा है, आपको डाउन करने की कोशिश कर रहा है, तो बस उस बॉस को आंख बंद करके इमेजिन करो और बोल दो आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। तो आप न सिर्फ उससे सॉरी मांग रहे हो, पर अपने आप से भी मांग रहे हो कि मैंने पास्ट लाइफ में इसका कुछ बुरा किया था जो ये अब मेरा बुरा कर रहा है। तो हम मीनिंग नहीं बताते, हम बोलते हैं आप ये फ्रेज़ करो और इससे आपको आराम मिलेगा, और सच में आराम मिलता है। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे को अच्छा बॉस मिलता है या हमारा ट्रेनर आप कह लो कि अच्छा होता है, ठीक है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो अनोइंग हो जाता है। ट्रेनर, मतलब बॉस कह लो आप। हाँ हाँ हाँ। तो तो ये क्या अभी है? ये भी ऋणोबंधन है। जितनी लव मैरिजेस होती हैं, फर्स्ट साइट जो लव होते हैं, वो सब पास्ट लाइफ है। कैसे पहले अट्रैक्ट करेंगे, पहले एक दूसरे को पसंद करेंगे, फिर उससे शादी करेंगे, फिर वही जो ऐसे थे वो अब क्या होते हैं, ऐसे होने लगते हैं। सेम आप जो बोल रहे हो कि ट्रेनर बहुत अच्छा होता है, कुछ टाइम तक आपका जो एम्प्लॉयर है बहुत अच्छा रहता है, फिर जैसे ही आप उसके पास आ जाते हो तो वो अलग हो जाता है। तो मतलब डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। जहाँ आपको बहुत अट्रैक्शन फील हो रहा हो, लग रहा हो कि ये बड़ा ही जो है ना, मतलब जिससे मेरे को बड़ा आत्मीय रिलेशन लग रहा है, वहाँ समझ जाओ यहाँ कुछ तो पास्ट लाइफ खेल रही है। और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव भी हो सकता है, आपके सोलमेट्स भी होते हैं और आपके कार्मिक टीचर्स भी होते हैं। जो आपके सोल सपोर्टर्स होते हैं वो आपको सपोर्ट करने आए हैं, जो आपको हेल्प करेंगे ग्रो करने में। और जो कार्मिक टीचर हैं वो उससे भी अच्छे हैं, क्योंकि वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, वो आपके हर काम में जो है पंगा करेंगे, और फिर जब वो करेंगे, कोई आपको पोक करेंगे, तो आप उसी काम को और अच्छा करने की कोशिश करोगे। तो इन अ वे वो आपको सिखाने आए हैं और आप उनकी वजह से ग्रो करोगे। जो सपोर्ट करेंगे उससे ज़्यादा आपको आपके कार्मिक टीचर जो है सिखा के जाएंगे। मैम, कई बार ऐसा होता है ना कि एक इंसान को सामने वाला बहुत कुछ सिखाता है, बट उस इंसान को इस बात की रियलाइजेशन नहीं है। तो यहाँ पे ये क्या क्लू है? मतलब सब घूम के वापस उसी बात पे आ रहे हो कि आपने बहुत सिखाया, आपने उसके लिए बहुत किया, मगर उसको रियलाइज़ नहीं, उसे लग रहा है ठीक है किया तो किया, ऐसा होता है, करा होगा। क्योंकि तो हमें मतलब उनके लिए ऑब्लाइज्ड होना चाहिए कि नहीं? मैं आपको बताती हूँ क्यों ऐसा करते हैं। ऑब्लाइज्ड हमें हर किसी के लिए होना चाहिए जो हमारे को सिखा रहे हैं, जो हमारे साथ हैं। ग्रैटिट्यूड सबसे अच्छा है, आपको हीलिंग आपको दे देगा, आपके पास्ट लाइफ कर्मा ठीक हो जाएंगे। मगर आपने जो क्वेश्चन पूछा था कि उनको रियलाइज़ नहीं होता, तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि मैंने भी कुछ किया था पिछले जन्म में जिसका ये आज जो है बेनिफिट ले रहा है, इसके लिए बुरा किया था। क्या लाइफ एक स्कूल है
जहाँ फेल होने पे हमें दोबारा वो क्लास पढ़ना पड़ता है। बिल्कुल, मैंने पहले भी आपको यही बात समझाई थी कि हम यहाँ पे एक स्कूल की पढ़ाई करने आते हैं, आपके हायर आपने सेल्फ सेम ने, एग्जांपल दिया था, यस। हाँ, हायर सेल्फ ने करिकुलम बना के दिया है। अच्छा, ये तुमने कर लिया है, अब तुम्हें ये सीखना है। कोई फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा है, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है। जब आप पूरी पढ़ाई कर लेते हो तो आपको मोक्ष मिल जाता है। तो वो हम बार बार आएंगे, बार बार जब तक हम वो सीखेंगे नहीं, हम फेल होंगे, हम उस क्लास में फिर पढ़ेंगे। मतलब इस पॉडकास्ट से अगर एक मैसेज जाए तो वो ये मैसेज ये होगा कि भैया सुधर जाओ। नहीं और तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि जो आपकी बजा रहे हैं अभी, जो लोग, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बोल रही हूँ, जो लोग आपकी लाइफ में हेडेक बने हुए हैं, उनकी लाइफ में आप भी पिछले जन्म में हेडेक ही थे, मगर आपको याद नहीं है और आपको लग रहा है मेरे साथ टॉर्चर हो रहा है, ये क्या हो रहा है। मगर अगर हम जाने तो हमारे ये ऋणो बंधन ही खेल रहे हैं हमारे साथ। जो हमारे आसपास लोग हैं वो ऐसे ही नहीं आए हैं। अच्छे आए हैं तो उनके साथ अच्छा किया था, ख़राब करने आए हैं तो उनके साथ ख़राब किया था। ओके, तो मैम कोई ऐसा ऑप्शन बताओ ना जहाँ लोग अपनी लाइफ में पीछे जा सके, वहाँ की गलतियों को आइडेंटिफाई कर सके है ना, और उसको पास्ट सॉल्व लाइफ कर। रिग्रेशन। तो वो हर लोग हम उन हर लोगों तक पहुँच सकते हैं जिनके साथ हमने गलत किया था? हम हर लोगों के पास नहीं पहुंच सकते, यही मेरा सवाल मगर था। कोई आपका, जो मैंने कहा, हेडेक बना हुआ है और जिसकी वजह से आपको लग रहा है मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, या बार बार दुश्मनी में ये मेरे बीच में आ जाता है, या कोई रिश्तेदार है जो प्रॉपर्टी के पीछे पड़ा हुआ है, आपका हक मारे जा रहा है, तो आपको बस ये करना है, ध्यान में उस व्यक्ति को लाना है और आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव I यू, love you. थैंक यू बोलना है। क्योंकि ये ऐसे ही नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ का जो कर्मा है वो कैरी फॉरवर्ड हुआ है, और वो आपको भी याद नहीं है, उसको भी याद नहीं है, मगर यहाँ पर गेम तो चल रहा है पास्ट लाइफ का। ज़्यादातर केसेस में ना एक इंसान अपने स्पाउस को झेल ही रहा होता है। हाँ, तो पिछले जन्म में आप उसके, या तो आपका कोई मतलब रिश्ता रहा है, हो सकता है बेटे हो सकता है बहन भाई हो, इस जन्म में कुछ ना कुछ कार्मिक अधूरा छोड़ के आए हो, जो आपको पति पत्नी से बड़ा कर्मा कुछ नहीं होता। अगर आप पति पत्नी बन रहे हैं तो इससे बड़ा कर्मा कोई नहीं है। आपकी जो मैरिज में जो भी पार्टनर सफ़र कर रहा है, उसने उसको पिछले जन्म में सफ़र करवाया है। ज़रूरी नहीं है पति पत्नी बन के, कैसे भी। और आपकी औलाद भी जो आती है, वो औलाद भी आपके पिछले जन्मों के कर्मों से ही आती है। अब वो अच्छी बनेगी नहीं बनेगी, आपको कष्ट देगी, तो अगर कोई कष्ट दे रही है तो समझ जाओ उसके साथ पिछले जन्मों का नाता है। वही जो मैंने आपको बताया, सिंपल चीज़ है। अगर आप पास्ट लाइफ नहीं करा सकते हीलिंग, तो ये करिए। ज़्यादातर केसेस में मैं ये देखता हूँ कि एक अच्छे हस्बैंड को अच्छी वाइफ नहीं मिलती है, एक अच्छे वाइफ को अच्छे हस्बैंड नहीं मिलते। ऐसा होता है ये, क्योंकि ये है कर्मों का बंधन है ये। और अच्छे दोनों होंगे मगर एक दूसरे को समझेंगे नहीं। आपकी थॉट अलग होगी, उसकी अलग होगी। क्यों? क्योंकि ऐसा ही पिछले जन्म में हो चुका है। कई बार अनचाहे भी हम लोगों को हर्ट कर देते हैं, तो यूनिवर्स बस हमारा एक्शन देखा या वो इंटेंशन भी देखता है? मैं एक बात बताती हूँ, अगर कोई आपकी वजह से रोया है, ठीक है, आपका कर्मा नहीं है किसी का दिल तोड़ने का, मगर कोई इंसान अगर आपकी वजह से रो रहा है, परेशान हो रहा है, तो उसकी जो वो फीलिंग्स हैं वो आप तक पहुंचेंगी। कुछ कर्मा तो बनेगा, मैं ये नहीं कहती 100% बनेगा, मगर कुछ कर्मा तो बन ही जाएगा। और कर्मा कैसे बनते हैं? जब हमने किसी का दिल तोड़ दिया और हम गिल्ट में चले गए। मतलब अगर अच्छा इंसान है तो उसे गिल्ट भी होगा, तुरंत हो जाता है। तो वो, अगर आपने, कितने लोग हैं जो बड़ी बड़ी चीज़ करते हैं उन्हें गिल्ट नहीं होता, तो उनका कर्मा फिर भी नहीं बनता है। मगर कोई ऐसे सोच ले, ओ मैंने गलत किया, मैंने गलत किया, मैंने गलत किया, तो वो सबकॉन्शियस में तो गया। अब आपने बना लिया, अब नेक्स्ट लाइफ में आप आओगे, आपका भी कोई दिल तोड़ेगा और अनइंटेंशनली तोड़ेगा। क्या इंसानों की लाइफ में स्ट्रगल बस इस वजह से होता है ताकि उसके पुराने कर्म क्लीन हो सके? देखिए, कर्मा क्लीन करने के लिए स्ट्रगल हो ना हो, आपको रियलाइजेशन तो होनी ही चाहिए। द मोमेंट आपकी हर चीज़ पूरी हो गई है, क्लीन हो गई है, अगर आपने मान लिया कि हाँ मैंने ऐसा किया, या हाँ मेरे साथ ऐसा होता है, हाफ ऑफ द बैटल इज़ वन।
मगर आप अड़े हुए हो, आपको पता है कि ये गलती है, मगर आप अड़े हुए हो कि नहीं उसकी है, आप ब्लेम करे जा रहे हो, तो फिर कैसे क्लीनिंग होएगी? ट्रू। तो क्लीनिंग करने के लिए आपको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि जो भी हुआ उसमें मेरा कोई रोल था और मेरी वजह से हुआ। द मोमेंट यू रियलाइज एंड यू एक्सेप्ट, आपकी चीज़ें सॉल्व होने लगती। लोग जिम्मेदारी ही तो नहीं लेते ना, जिम्मेदारी प्रॉब्लम लेना ही ही यही है। है। तो जिम्मेदारी जब तक हम नहीं लेंगे तो हम यही लूप में फंसे रहेंगे, बार बार आएंगे। जब तक हम जिम्मेदारी लेना सीखेंगे नहीं, हमारे जन्म होते रहेंगे, फिर हम कहते रहेंगे। आप सुनोगे कई लोगों को स्टेटमेंट, जबकि उनका कोई इरादा नहीं होता, कि मैं तो जन्मों से दुखी हूँ। तो वो उसकी सबकॉन्शियस से आ रहा है कि मैं तो जन्मों से दुखी हूँ, यही हो रहा है मेरे साथ। ये स्टेटमेंट आपने कैसे निकाल दिया? तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में उसके दिमाग में वो फीड है। उसने वो पास्ट लाइफ फील की है। तो आप जब, अगर आप जन्मों से दुखी हो, आप ऐसा बोल रहे हो, तो ठीक कर लो भाई। बस वही मतलब ना, रियलाइजेशन ही नहीं है इस बात की अपनी भी। जिम्मेदारी उठा लो, देखो मैं क्या गलत कर रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है ना कि सब ठीक चल रहा होता है और मतलब अचानक से सब कुछ खराब होने लगता है, तो क्या ये कोई कार्मिक सिग्नल या वार्निंग हो सकता है? देखिए, आपके पास बहुत सारे सिग्नल्स आते हैं कि कोई चीज़ आपकी बार बार बिगड़ रही है, तो कुछ है। अब उस सिग्नल को जो समझदार होंगे, जो अलर्ट होंगे कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैं एक ही नंबर से एग्ज़ाम में क्यों रह जाता हूँ, या मेरे को इतनी इतनी थिन लाइन क्यों रह जाती है सक्सेस और मेरे बीच में, तो कुछ तो है। और जब आप उसको समझने बैठते हो तो आपको समझ आता है कि ये कोई कर्मा है। आप बार बार कहेंगे मैं पास्ट लाइफ पे ले जाती हूँ, मगर जो भी है हमारे जीवन में आज जो हम जीने आए हैं, सब पहले से ही तय है कि हमें ये सब सीखना है। और जब हम सीखेंगे नहीं तो यूनिवर्स आपको बार बार कोई ऐसी देगा तकलीफ़ कि आपका ध्यान उस पे जाए और आप उसको करेक्ट करो। मैम, मैं एक ऐसे स्टूडेंट को जानता हूँ, अभी भी वो पढ़ाई कर रहा है। जब जब उसके एग्ज़ाम्स होते हैं, वो बच्चा सच में बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है। मतलब एक होता है ना कि हद से ज़्यादा पढ़ा हुआ है उसने, लेकिन जब जब वो एंट्रेंस एग्ज़ाम आता है ना, वो तब तब बच्चा बीमार हो जाता है। पैटर्न है उसको। जब वो पहली बार बीमार हुआ होगा एग्ज़ाम देते हुए, ठीक है हो गया, फिर वैसा ही उसने सोचा कि अरे इस बार तो नहीं हो जाऊंगा मैं। वो नेगेटिव सोचा ना, मैं बीमार पड़ सकता हूँ, तो वो फिर बीमार पड़ेगा। फिर क्या होगा, तीसरी बार अगर उसके साथ ये घटना हो गई, और वो हो कैसे रही है, क्योंकि सबकॉन्शियस में मैंने रिकॉर्ड कर दिया है कि मेरे साथ ऐसा होता है। तो जब वो तीसरी बार हो गई, ये कंफर्म हो गया, और वो पैटर्न उसका लूप पे चलता रहेगा जब तक वो किसी से हीलिंग करा के इस चीज़ को ठीक नहीं कराएगा। हमारे सबकॉन्शियस में एक तरफ पॉजिटिव इंसिडेंट जानते हैं, दूसरी तरफ नेगेटिव जाते हैं। अब उसने वो नेगेटिव एसोसिएशन कर लिया, एग्ज़ाम मतलब फेलियर, ठीक है, एग्ज़ाम मतलब बीमारी। तो वो जो उसका एसोसिएशन है, एग्ज़ाम आया बीमार पड़े। अब इस एसोसिएशन को किसी को उसके सबकॉन्शियस में फिर से प्रोग्राम करना पड़ेगा कि एग्ज़ाम डजंट मीन इलनेस। और कई बार जब वो हायर एग्ज़ाम्स के लिए जाता है, तो कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, कभी कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि नॉर्मली एक्सेप्टेबल नहीं है। तो कोई ना कोई इसमें, हम जिसे कहते हैं ना इनर चाइल्ड, या साइकोलॉजी में कहते हैं हम पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर, तो ये कोई ना कोई ट्रॉमा ऐसा सीवियर किसी इंसिडेंट की वजह से उसके माइंड में हुआ है कि सेम चीज़ उसके साथ दोबारा दोबारा हो रही है। फिर से जो भी नेगेटिव आपके माइंड में स्टोर्ड है उसको आपको ठीक करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़, अगर आप मुझसे कोई चाहते हो कि व्यू जो हमारे ऑडियंस है उनको मदद मिले, तो मैं यही बता सकती हूँ कि इन सब चीज़ों के ऊपर आपकी विल पावर है। अगर आपने विल पावर स्ट्रॉन्ग कर ली तो आपको और कोई नहीं हरा सकता। डिटरमिन कर लिया, तो सबकॉन्शियस भी आपके हाथ जोड़ देगा, कहेगा भाई मैं हार गया। तो हम तो यही करते हैं, हमको जब दिखता है कि इसका ये पैटर्न टूट ही नहीं रहा, बोलते हैं विल पावर लाओ। क्योंकि मैं फैमिली कॉन्स्टलेशन भी करती हूँ, उसमें रोल प्ले होते हैं, तो बोलते हैं विल पावर को ला के देखो कि ये क्यों नहीं इसके पास जा रही है। फिर मान लो वो कहती है कि ये 5 साल की उम्र से ही मुझे छोड़ के बैठा है, तो फिर हम उसको कहते हैं कि भैया तू 5 साल में जा,
तूने 5 साल में क्या ऐसा देखा था जिसकी वजह से तेरा एसोसिएशन अपनी डिटर्मिनेशन से टूट गया है। फिर वहाँ उसको ठीक करते हैं, तो फिर उसके पास जब विल पावर आती है तो जो चीज़ बार बार तकलीफ़ दे रही थी वो ठीक हो जाती है। कई बार सब परफेक्ट चल रहा होता है बट स्टिल ब्रेकअप्स हो जाते हैं, तो इसके पीछे क्या कोई कर्म का खेल है या ग्रहों का खेल है? देखो, अगर रिलेशनशिप में बहुत अच्छा चल रहा है और टूट जाता है तो कहीं ना कहीं फिर आप कहोगे उसकी पास्ट लाइफ वर्क कर रही है। या ये भी हो सकता है कि जो इंसान है वो उसका पैटर्न है रिलेशनशिप तोड़ देना, डिपेंड करता है क्या सिचुएशन है। क्योंकि उसको रिलेशनशिप में आने, कमिटमेंट देने में परेशानी होती है, कुछ उसके इसी जन्म में कुछ ऐसे अनुभव रहे हैं। तो ये दोनों बातें हो सकती हैं। या तो आपको उस व्यक्ति ने जिससे आपने रिश्ता तोड़ा है उसने पास्ट लाइफ में आपको इसी तरह से छोड़ा है तो वो भी छोड़ के जाएगा। या फिर ये नहीं है, दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि आपने अपने माता पिता को झगड़ते देखा है, एक रिलेशनशिप में क्या बिटरनेस होती है उसको बहुत करीब से देखा है, तो आपने अपने बचपन में ये कमिटमेंट अपने आप से कर लिए कि मेरे को नहीं पढ़ना है इस रिलेशनशिप में। तो हर तरीके से हो सकता है, ये लीनिएज से भी आ सकता है, ये पितृदोष भी हो सकता है, ये एंसेस्टर्स की अटैचमेंट भी हो सकती है, ये पास्ट लाइफ भी हो सकती है। तो देखना पड़ेगा केस टू केस कि किस वजह से हो रहा है। अच्छा, मतलब पहले आप लोग वो रीज़न आइडेंटिफाई करते हो फिर उसको सॉल्व करते हाँ, हो? हमारे डायग्नोस्टिक सेशंस भी होते हैं। ऐसे नहीं होता कि आप आए मेरी पास्ट लाइफ कर दो और मैं कर दूंगी। मेरे को चेक करना पड़ेगा, आपकी कुंडली देखूंगी कि हाँ ये जो बोल रहा है कि मेरे को पास्ट लाइफ से इशू है, और बिना बात के तो हम पास्ट लाइफ हीलिंग करते ही नहीं है। पता चले कि आप बिल्कुल ठीक हैं, आपको कुछ याद नहीं है और हमने आपको छेड़ दिया और आपकी वो पास्ट लाइफ याद दिला दी, तो फिर इशू थे नहीं, आ गए। तो ये भी बहुत ध्यान से करने वाला काम होता है। कोई भी सेशन ऐसे ही नहीं होता अभी उठाया और पास्ट लाइफ हील कर दो। ऐसे जो कहते हैं और करते हैं वो बिल्कुल गलत करते हैं। पास्ट लाइफ को ना, मतलब एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन आप लोग कैसे प्रैक्टिस करते हो? अगर एक देखो, छोटे से फॉर्म में अगर कुछ हाँ, आंसर कर पाओ इस पे। आपके लिए जो है ना रिश्ता टॉक्सिक हो, आपके माँ बाप का रिश्ता ऐसा हो, आपने देखा हो अपने पिताजी को माँ पे हाथ उठाते हुए, तो अब जो है आपके दिमाग में क्या पिक्चर बनी है मैरिज की, ये तो वायलेंस है। तो कोई क्यों वायलेंस में जाना चाहेगा? अपने जीवन को सुखी रखना चाहेगा ना। तो वो अनकॉन्शियसली अपने लिए खुद शादी में ब्लॉक क्रिएट कर रहा है कि मुझे शादी में पढ़ना ही नहीं है। किसी का रिश्ता टूट गया, आपने पूछा, अचानक रिश्ता टूट गया, सब कुछ अच्छा चल रहा था, नहीं किया, तो उसको कोई रिलेशनशिप कमिटमेंट का फोबिया है या डर है, तो वो कहीं से भी आ सकता है, पास्ट लाइफ से आ सकता है, इस जन्म से आ सकता है। कई बार मैंने ये भी देखा है कि बच्चों के पेरेंट्स के रिलेशनशिप बहुत ख़राब रहते हैं, लेकिन वो फिर भी ईगर रहते हैं शादी करने को या एक रिलेशनशिप में जाने को। ऐसा होता है ना कि अगर तो अगर उनको डर रहता, जो अपने घर में अगर वो देख रहे हैं, मतलब मेरी एक दोस्त है, वो भी निफ्ट से ही है, उसके यहाँ पे ऐसा है कि उसके फादर अलग रह रहे हैं, मदर अलग रह रही हैं, और ये बचपन से हो रहा है। बट स्टिल वो लड़की पागल थी कि ऋषि यार तेरे को भी ये सब चीज़ें आती है, थोड़ा मेरे को देख के बता मेरी शादी कब होगी। तो देखो क्या होता है कि जब दो पेरेंट्स लड़ेंगे, ठीक है, एक तो ट्रॉमा बना देंगे, वो इस तरफ नहीं जाएगा, दूसरा वो दोनों पेरेंट्स उस बच्चे के लिए अनअवेलेबल हैं। कहाँ बिजी हैं? वो लड़ने में बिजी हैं। तो अब आपको क्या चाहिए? आपको एक ऐसा जना चाहिए जो आपको सुने। अब वो जो लड़की है वो पार्टनर नहीं ढूंढ रही है, उसने जो बचपन में अपने माता पिता खो दिए थे या जो उसके लिए अवेलेबल नहीं थे उन्हें ढूंढ रही है। तो वो चाह रही है कि जो प्यार मुझे नहीं मिला, जो मुझे मिलना चाहिए था, वो अब किसी से मिले। अब इसमें भी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। जब उसकी शादी होगी तो वो अपने हस्बैंड में अपने फादर को ढूंढेगी, जो प्रोटेक्शन उसको बचपन में चाहिए थी नहीं मिली। तो अभी एक हस्बैंड, हाउ अ हस्बैंड कैन स्टेप इनटू द शूज़ ऑफ फादर। सो फिर ऐसे लोग भी हमारे पास आते हैं, फिर उनको भी हम बताते हैं कि भाई ये पार्टनर है, ये फादर नहीं है, फादर का ट्रॉमा हटाओ, मदर का ट्रॉमा हटाओ, है ना। तो इन सब पहलू का क्या रिज़ल्ट आएगा, उसके अलग अलग रिज़ल्ट होते हैं। कभी आप रिलेशनशिप से भागने लगोगे, कभी आप रिलेशनशिप को ढूंढने लगोगे, मगर ढूंढोगे किसे?
उस रिलेशनशिप को जिसकी वजह से आप जो है इमोशनली अपने आप को वीक फील कर रहे हो। अगर हम बिना जाने जैसे अपने पुरखों का दर्द कैरी कर रहे होते हैं, तो क्या सेम चीज़ हम वो अपने बच्चों में भी ट्रांसफ़र करते हैं? आपको वसीयत मिलती है, आपको वसीयत में घर मिलता है, आपको वसीयत में बहुत सारी प्रॉपर्टी मिलती है, और आपको ये जान के हैरानी होगी कि आपको वसीयत में उनका पेन भी मिलता है, उनके अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स भी मिलते हैं। तो आप बहुत बार ऐसा देखोगे कि जहाँ आपके फादर को कुछ नहीं मिला, आप उसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो, या आपके फादर किसी चीज़ से डरते थे, आप में भी वही डर आ गया है। तो ये उनका जो भी नेगेटिव लेगेसी हम इसे बोलते हैं, अगर पॉजिटिव लेगेसी है, आपको प्रॉपर्टी मिली, पैसा मिला, तो नेगेटिव लेगेसी है जो आपको दिखती ही नहीं है। वो कुछ भी हो सकता है, वो पेन भी हो सकता है, उनके अधूरेपन का पेन भी हो सकता है। फिर हम बुलाते हैं पेरेंट्स को उस बच्चे के सामने, अगर वो जीवित हैं तो भी, नहीं है तो भी, और कहते हैं कि आप आपस में एक दूसरे के साथ में सुलह करिए। एनर्जी एक्सचेंज करिए। आपने जो अननोइंगली अपने बच्चे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है वो वापस करो, और बच्चे को कहते हैं तुमने जो इनकी ले ली है इनको वापस दो। और प्रैक्टिकल वे में हम ऐसे भी देखते हैं ना कि कोई फादर अगर सीए नहीं बन पाया, तो वो बोलता है कि मेरा बेटा सीए बनेगा। ऐसा होता है। अच्छा, बहुत सारी लेडीज़ को मैंने देखा है, बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रही हूँ, कि हम लोग को हमारी मदर इन लॉ ने एक्सेप्ट नहीं किया, मैं ऐसी मदर इन लॉ नहीं बनूंगी, बट इवेंचुअली वो जाके वैसी ही मदर इन लॉ बनती है। तो आप इतना बोलते हो ना, सबकॉन्शियस पॉजिटिव सुनता है, नहीं बनूंगी नहीं बनूंगी, उसको नहीं सुन रहा, उसको क्या सुन रहा है, मैं ऐसी ही बनूंगी, ऐसी ही बनूंगी, ऐसी ही बनती। मेरे पास ना एक हीलर आई थी और उनका इंटरव्यू मैंने किया है। वो भी ये चीज़ कह रही थी कि ऋषि, मेरे को ना बचपन से मेरे दिमाग में ये था कि मेरे को तो टीचर वाले फैमिली में नहीं जाना है, और फिर वो वहीं गई होंगी। मेरा हस्बैंड तो टीचर नहीं होना चाहिए, हाँ। मेरे को ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। हाँ। एंड समहाउ जो चीज़ वो कह रही थी उनको नहीं चाहिए, वही हुई। एंड अप वही हुआ। सो होता ये है ना कि नहीं को सबकॉन्शियस, अगर आप अफर्मेशन करना जानते हैं तो आपको ये पता होगा कि अगर आप अपनी अफर्मेशन में कोई नेगेटिव वर्ड या स्टेटमेंट डालेंगे तो वो उल्टा हो जाएगा। आप कह रहे हो कि दरवाज़ा बंद मत कर, तो वो जाएगा सबकॉन्शियस और आपका दरवाज़ा बंद कर देगा। उसने मत नहीं सुना, उसने नहीं सुना। तो ये ब्यूटी है, इसीलिए अफर्मेशन हमेशा ऐसी होती है कि मुझे ये मिल रहा है, मेरे पास ये है, मैं ऐसा कर रहा हूँ, प्रेजेंट टेंस में हम होती है। छोटे बच्चों में भी ये चीज़ देखते हैं, हम उसको जिस चीज़ के लिए मना करते हैं समहाउ वो वही चीज़ कर रहा होता अब है। साइकोलॉजिस्ट उसको रिवर्स साइकोलॉजी बोलते हैं, मगर हमारे पास बेटर आंसर है कि सबकॉन्शियस माइंड है, बिल्कुल है, और अगर आपने किसी चीज़ को नहीं कहा है तो वो आपकी लाइफ में ज़रूर आएगी। तो आपको किस जोन में रहना चाहिए? सरेंडर के जोन में, कि गॉड मुझे जो दे रहा है ठीक है, एक्सेप्ट है। फिर वो कहेगा ये तो बड़ा अच्छा बच्चा है, इसको अच्छी चीज़ें दो। तो वही यूनिवर्सल लॉ है। जब आप उसके दिए हुई छोटी सी परेशानी को कहोगे ठीक है मैं सरेंडर करता हूँ, तो वो समझ जाएगा कि इसको मुझे कुछ बड़ा देना है। तो सरेंडर करना, जीवन में सरेंडर जोन में रहना, ये बोलना आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। अगर ये कोई सीख जाए तो उसकी लाइफ वो खुद नहीं प्लान करेगा, उसके लिए यूनिवर्स प्लान करेगा, और यूनिवर्स की प्लानिंग हमसे बहुत बड़ी होती है। वो जो खेल रचता है ना, उसके आगे हमारा सारा प्लानिंग फेल है। क्या एक इंसान किसी और के लिए हीलिंग कर सकता है? जैसे कोई एक बेटा अपनी माँ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे, उनके बर्डन्स को हल्का कर दे। देखो क्या होता है ना, हीलिंग करते हुए आपको बहुत डिटैच होना पड़ता है, आपको एम्पैथी में जाना है, आपको सिंपैथी में नहीं जाना है। और जब बहुत क्लोज लोगों की जब हम हीलिंग करते हैं, उनका हमें पास्ट प्रेजेंट सब पता होता है, तो आप उनके लिए भावुक हो सकते हो। और जैसे ही आप भावुक हो गए, आपकी आंखों में खुद आंसू भर गए, तो आप उसकी हीलिंग कैसे करोगे? या तो इंसान इतना एक्सपीरियंस्ड हो कि उसको उस केस से डिटैच होना आता हो, तब तो वो कर सकता है। मगर जनरली जब आपके खुद के बच्चे, खुद के माँ बाप, पति, ऐसे रिलेशन आते हैं तो आप भावुक हो ही जाते हो।
भावुक होते ही आप जो है एक मेस में चले जाते हो, आप उसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। एक इंसान मेस से बाहर खड़ा होकर जो देखेगा और जैसे वो सूझबूझ देगा, एक उसी मेस में खड़ा हुआ कैसे देगा। इसलिए हीलिंग जो है अपने बच्चे की, हम कहते हैं खुद ना करो, उसको कराओ। तो आप लोग को जैसे पर्सनल कभी ज़रूरत पड़ती होगी तो आप लोग किसी और थेरेपिस्ट के पास जाते हो? देखो मेरे साथ ऐसा है कि मैंने एक्सपीरियंस करते करते अपने आप को, शुरू में मैं जाती थी, अब मैंने अपने आप को बहुत डिटैच कर रखा टफ कर लिया कह लो। मैं, हाँ, तो अब मैं कर लेती हूँ, मतलब, और उसके रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। जनरली शुरू में हम कोशिश करते थे जब हम सीख रहे थे कि ऐसा ना करें, पर अब क्योंकि हम डिटैच, और एक और चीज़ है, आपने किसी की हीलिंग कर दी, वो कह रहा है, आपका पति कह रहा है मुझे चाहिए ही नहीं, तुम क्या, तो आप नहीं कर सकते। आप जब तक, हीलिंग एक बहुत प्योर कह सकते हैं प्रोफेशन है, ये तभी वर्क करेगा जब सामने वाला एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, जब कंसेंट देगा। आप किसी को एथिकली, अगर आप अलाइंड नहीं हो, आप किसी की कंसेंट बिना आप बन गए, मतलब मुझे पता है इसको ये प्रॉब्लम है, मैं करूँगी हील, नहीं तो होगा। वो तो मान ही नहीं रहा है मुझे तो वहाँ पे प्रॉब्लम फिर है। कंसल्टेशन करते होगे आप, सामने वाले को समझाते होगे कि देख हमें अपना ये रियलाइज हो रहा अपना है कि इंसान कभी नहीं समझता, या अपना अगर कोई आपसे ऊंचे ओहदे पे है, बच्चे तो फिर भी समझ जाएंगे, आपका हस्बैंड है जो हमारी सोसाइटी है डोमिनेट करेगा, वो कहेगा इसको क्या पता है। हस्बैंड के दोस्त को पकड़ो हाँ, तो उसको कोई उसको लिटिल लिटिल समझाए। पिलाओ हाँ, वो दूसरे से समझ के आपके पास ये आ काट रहा देना है। लिटिल लिटिल जी। हाँ। अगर वो किसी और के कहने से, काउंसिल करने से समझ के आपको परमिशन दे रहा है कि ठीक है करो, तो आप उसका सबकॉन्शियस माइंड हील कर पाओगे। जब वो कॉन्शियस ही नहीं छोड़ रहा है, अपने कॉन्शियस में ही है, और ये मान ही नहीं रहा है कि ये कुछ मेरा इससे होगा, तो आप कितनी ही कोशिश करो, आप हीलिंग नहीं कर पाओगे। मतलब जैसे आप सामने वाले किस, लेट सपोज कि आपके पास एक मदर आई अपने बच्चे को हील कराने के लिए, ठीक है, तो मुझे लगता है कि फिर आपको सबसे पहले उस बच्चे को काउंसलिंग देना पड़ेगा कि भैया तुम्हारे साथ मैं ये चीज़ कर रही हूँ, तुम्हारे साथ ये इशू है, उसको अवेयर कराते होगे आप, और उसके बाद फिर आप उसको हील करते बिल्कुल, होगे। ये भी है। और दूसरा दूसरा एक बच्चे वाला केस आपने बोला ना, तो छोटे बच्चे की मदर करा सकती है, ठीक है। छोटे बच्चे को नहीं समझ आता, अभी उसके जो है ना वो एकदम समझदार नहीं बना है, ठीक है, तो जब तक वो 13 साल का नहीं है, मदर उसके बिहाफ में आपको परमिशन दे सकती है। पर जैसे ही वो 13 साल का हो गया, तो आपको काउंसलिंग करके यही बोलना होगा कि पहले आपके बच्चे को तैयार करो, पहले हमारी बात बच्चे से कराओ, फिर हम उसका केस लेंगे। गॉट इट। क्या ऐसा होता है कि कुछ लोग बस इसीलिए पैदा होते हैं ताकि वो अपने ख़ानदान का कोई पुराना पैटर्न ब्रेक कर सके? हाँ, आते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि पास्ट लाइफ में कुछ काम अधूरे हैं, चाहे वो परिवार के हैं। अब उन्होंने ऊपर बैठ के डिसाइड किया है कि मुझे इस परिवार में जाके वापस, एक एंसेस्टर डिसाइड किया है कि मैं वापस जन्म लूँगा, और ये लोग नहीं समझ रहे हैं तो मैं इनको समझाऊंगा। मगर मज़े की बात पता है क्या है, कि वो खुद भूल जाता है कि मैं क्यों आया था। तो उसका रियलाइजेशन में आना, अपने पर्पस को समझना, फिर उस चीज़ को करना, पैटर्न को तोड़ना, वो एक बहुत बड़ा टास्क है। क्या किसी दूसरों के कर्मों का अच्छा या बुरा असर हमारी लाइफ पे भी पड़ता है? उसे हम कहते हैं पितृदोष। जो आप कहते हो ना कि किसी के घर में एक के बाद एक डेथ हो रही है, बीमारी आ रही है, एक का कैंसर ठीक हुआ, दूसरे का कैंसर हो गया, या आप कहते हो कि इसके पैटर्न है, शादी ही नहीं हो रही, तो ये एक चीज़ सबके साथ कैसे हो रही है? ये इसलिए हो रही है कि आपके जो पितृ थे, या आपके दादाजी थे, परदादाजी थे, या आपकी 7 जनरेशन में किसी ने कोई चीज़ अधूरी छोड़ी है, गलत की है, या किसी, कई बार हमने देखा है फीमेल को तड़पाया है या फीमेल के साथ गलत किया है, तो वो कर्ज है। तो उस कर्ज को सबके ऊपर आता है। जब तक आप उस एंसेस्टर के बिहाफ पे जाके उस फीमेल को सॉरी नहीं बोलते, या उस एंसेस्टर को बोलते हो कि माफ़ करो, आपके कर्मा आपके, मेरे कर्मा मेरे, माय डेस्टिनी इज़ माय डेस्टिनी, योर डेस्टिनी इज़ योर डेस्टिनी। पर प्रॉब्लम यही है कि लोगों को पता नहीं चलता, वो दर दर भटकते हैं, अरे हमारे साथ ऐसा हो रहा है, मगर उन्हें ये बात समझ नहीं आती
कि ये हमारे एंसेस्टर्स के ही कुछ ऐसे कर्म हैं जो हमारे साथ आ गए हैं और इसकी वजह से हमारे साथ गलत पे गलत हुए जा रहा है। मेरे साथ क्या मतलब पूरे परिवार के साथ। डेथ और रीबर्थ के बीच में क्या होता है? सो डेथ और रीबर्थ के बीच में वही होता है जो हमने बात की। हायर सेल्फ बैठता है, आपकी सोल बैठती है, पूरा रिकैप दिखाया जाता है कि आपने ये जीवन जिए हैं, नॉट सिंगल लाइफ, ऑल द लाइफ्स विच यू हैव लिव्ड थ्रू। तो वहाँ पे सब चीज़ें याद आ जाती है उसको? है ना। तो कई बार ऐसा होता है आपको पता ही नहीं होता कि आपकी माइंड बॉडी सोल सिंक में नहीं है। तो जब वो सोल आपके पास आती है, जब हम वो बहुत ब्यूटीफुल सेशन होता है जो हम ये करते हैं माइंड बॉडी सोल वाला, वो सोल कहती है मुझे इस माइंड के पास नहीं जाना, इस बॉडी के पास नहीं जाना, इन्होंने मुझे बहुत तड़पाया है, मैं ऐसे जीना चाहती थी या मैं इसलिए आई थी, ये नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये होती हैं। तो बर्थ और रीबर्थ के बीच में जो है ना, आपको पूरी वो लाइव्स दिखाई जाती हैं, जिसको हम कहते हैं लाइफ बिटवीन लाइव्स। आपके बर्थ से पहले की सारी लाइव्स आपको रिकैप दिखाया जाता है। इस जन्म में तुमने ये अच्छा काम किया, इस जन्म में तुमने ये बुरा काम किया, इस जन्म में तुमने मर्डर किया, इस जन्म में तुमने बचाया, इस जन्म में तुमने जो है किसी को दुख पहुंचाया, इस जन्म में आप दुखी हुए। तो आप कौन सा इमोशन बचा है जो आपको सीखना है, तो हम आपको वो जन्म देंगे। अब वैसा जन्म लेने के लिए अगर उस सोल को 100 साल भी वेट करना पड़ेगा तो वो वहाँ उस सोल वर्ल्ड में वेट करेगी। उसके लिए कोई समय नहीं है, उसके लिए हमारे लिए घंटे हैं, हमारे लिए टाइम है, वो टाइम एंड स्पेस से परे है। वो वेट करेगी कि ऐसा कंडीशन होगा, जब ऐसे पिताजी होंगे, ऐसा घर होगा, जब मुझे ये सीखना होगा, तब मैं दोबारा जाऊंगी और तब मैं जन्म रिवर्ट लूँगी। लूँगी। क्या ऐसा होता है क्या कि नेक्स्ट जन्म से पहले ही हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि अगली लाइफ में हमें क्या सीखना है या क्या फील करना है? नेक्स्ट लाइफ को तो कॉन्शियसली ही चूज करते हैं। मतलब जब आप सोल वर्ल्ड नहीं, फिर में तो वो ऑप्शन हो जाता है ना। हाँ, नहीं आपने ये नहीं देखना है कि मुझे यहाँ जन्म लेके दुख होगा, यहाँ जन्म लेके खुशी होगी, यहाँ मैं रिच बनूंगा, यहाँ मैं पुअर बनूंगा। आप तो यही देखने आए हो ना कि अच्छा ये पढ़ाई अधूरी रह गई है, ये पूरी करनी है। अभी सोल वर्ल्ड में क्या है, लव एग्जिस्ट करता है। जो पोलैरिटी है वो कहाँ है, वो हमारी दुनिया में है, जहाँ पे गुड भी है, इवल भी है, लव भी है, हेट्रेड भी है। अब ऊपर से बैठ के उसको नहीं पता कि ये मुझे सब सहना पड़ेगा, तो वो ढूंढता तो अपने लिए लाइफ खुद ही है, और फिर उसी की ढूंढी हुई लाइफ उसके लिए कई बार कष्टदायक हो जाती है। हाँ, मतलब कॉन्शियसली तो आपकी सोल कॉन्शियसली डिसीजन ले रही है, मगर उसका कॉन्शियस और आपका जन्म लेने के बाद कॉन्शियस, दोनों में बहुत फ़र्क है। जब जैसे कभी ना कोई अनसर्टन डेथ होती है, तो ऐसा होता है क्या कि उनके लाइफ का पर्पस सॉल्व हो चुका है, उनके जीने का मकसद पूरा हो चुका है? ऐसा होता भी है कि भाई अनसर्टेन डेथ हुई तो कहीं ना कहीं आपने कुछ ऐसा किया था पिछले जन्म में कि आपको आकस्मिक मृत्यु मिली, ठीक है, या आपके पूर्वजों ने बट वो किया डेथ था। तो डेथ खराब ही होता है। हाँ, डेथ आपको ऐसा लगता है, सोल को ऐसा नहीं लगता है कि ये खराब है। आपने कहा ना वो अलग लेवल पे गेम चल रहा है। हाँ, वो अलग है, तो उनको नहीं लगता है। मगर आकस्मिक मृत्यु होने का मतलब है कि कुछ ना कुछ कर्मा आपके बिगड़ रहे हैं, जिसकी वजह से या तो आपने पास्ट लाइफ में ऐसे कर्मा किए थे कि आपको आकस्मिक मृत्यु मिल रही है, या फिर आपका अभी टाइम ही नहीं आया था और आपको जाना पड़ रहा है, क्योंकि इस जन्म में आप एक के बाद गलतियाँ कर रहे हो। तो यही तरीका है यूनिवर्स का सिखाना, चलो अब नेक्स्ट जन्म में पूरा करना। इस बार तो और नहीं ये सुधरने जो वाले थे। आकस्मिक मृत्यु वाले लोग होते हैं उनको नेक्स्ट जन्म मिलने में भी बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि जब आपकी सोल एक बारडोर बना होता है, आपका एक दरवाज़ा है, मान लीजिए उस दरवाजे के उस तरफ सोल वर्ल्ड है, इस तरफ दुनिया है। अगर आपको अपनी मृत्यु रियलाइज़ ही नहीं हो रही है, एक्सीडेंट में हो गई है, तो आपको क्या पता कि ऊपर कोई दरवाज़ा खुला है और उसमें मुझे जाना है। आप अपने इसी जो है दुनिया में अर्थ घूम पे रहे हो। घूमते रहोगे। तो उनकी मुक्ति का भार फिर उनकी पीढ़ी पर आ जाता है। उनके लिए उनको बहुत सारी पूजा करानी पड़ती है, उनके लिए बहुत सारा दान पुण्य, अमावस्या को जो है पूजा करना, दान करना, ये सब करना पड़ता है, तब वो मुक्त होंगे, तब तो वो दूसरा जन्म लेंगे और अपनी लाइफ साइकिल पूरी करेंगे।
ये जो अननेचुरल डेथ होते हैं उसके पीछे क्या ये रीज़न है कि उनके लाइफ का पर्पस सॉल्व हो चुका है? जैसे किसी की एक्सीडेंटल डेथ होती है तो क्या उसके लाइफ का पर्पस ख़त्म हो चुका होता है? क्या ये एक्सीडेंट और ये अननेचुरल डेथ रैंडम होते हैं या प्री डिसाइडेड है? जैसा मैंने अभी समझाया कि जो एक्सीडेंटल डेथ है ये आकस्मिक मृत्यु बोलते हैं, सडन डेथ है ना, जो कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक आजकल बहुत कॉमन हो गया है। सो इसमें क्या होता है कि ये प्री डिसाइडेड हो भी सकती है कि भाई आपने कुछ ऐसा किया था कि आपको अचानक जाना पड़ेगा और आपको रियलाइजेशन ही नहीं होएगा डेथ का, या इस जन्म के भी कर्मा हो सकते हैं। तो ये तो एनालिसिस उसकी पत्री देख के ही किया जा सकता है कि इसको आकस्मिक मृत्यु का जोग था या नहीं था। और हो सकता है इस जन्म में उसने कुछ ऐसा किया कि किसी से उधार लिया, चुकाया नहीं, या किसी को टॉर्चर किया, तो फिर यूनिवर्स की, मैंने कहा ना, प्लानिंग हो जाती है कि अब हम हमारे तरीके से इसको टॉर्चर करेंगे। आई होप आप सब लोगों ने इस एपिसोड को बहुत अच्छे से सुना है, और यहाँ तक अगर आपने देखा है इस एपिसोड को तो थैंकफुली आपको बहुत अच्छा लगा। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। अगर आप हमारे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं तो काइंडली अप्रिशिएट करें। थैंक यू।